अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है यानी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास एंटीकोएगुलेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एंटीकोएगुलेंट में हमने करना क्या है। ये चैप्टर नंबर 22 आपके पास पेज नंबर 291 पे है। ठीक है, इसमें से हमने जस्ट दो ड्रग्स करने हैं, हमने जस्ट इंट्रोडक्शन देखना है और दो ड्रग्स करने हैं। एक आपको हेपरिन है और एक वारफरिन है, क्योंकि हमारे पास एंटीकोएगुलेंट्स में जस्ट ये दो ड्रग्स आएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में हमने बताया हुआ है कि आपके पास थ्रोम्बोसिस जो है वो क्या है, वो आपके पास क्लॉट फॉर्मेशन है जो कि आपके पास ब्लड में होती है। ये बेसिकली होती क्यों है, या आपके पास हीमोस्टेसिस में एबनॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है। यानी आपको एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं, वो क्यों हो रही है। आपको कोई भी डिजीज़ हो सकता है, डिजीजेस लाइक मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इन सब कंडीशन में आपके पास जो है वो एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन आपके पास ब्लड में हो रही होती है। इसके अगेंस्ट या इसके ऑपोजिट जो आपके पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर आपके पास जो है वो हीमोफीलिया है। ठीक है, उसमें आपको ज़रूरत होती है कि आपकी जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन हो और आपकी ब्लीडिंग ना हो, बट उस कंडीशन में आपके पास एबनॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन हो रही होती है। सो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है वो एंटीकोएगुलेंट्स है, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि क्लॉट को ब्रेक डाउन करें या क्लॉट की फॉर्मेशन से जो है वो प्रिवेंट करें। अब नीचे अगर आप लोग आएँ, फर्स्ट पैराग्राफ जब हम कंप्लीट होकर नीचे आए, आप लोग के थ्रोम्बस और एम्बोलस में बेसिकली क्या फ़र्क होता है। आपका कोई भी ऐसा क्लोट जो आपकी वेसल वॉल के साथ जो है वो अडहेयर हो, सो दैट इज नाउन एज योर थ्रोम्बस। इसके अगेंस्ट जो आपके पास इंट्रावेस्कुलर क्लोट है, यानी जब आपके पास कोई भी क्लोट जो है वो मूविंग स्टेज में है, सो दैट इज नाउन एज एम्बोलस। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और वीनस थ्रोम्बोसिस में बेसिकली क्या फर्क है। जो आपका आर्टीरियल ब्लड होता है ना वो प्लेटलेट रिच होता है। ठीक है, तो उसका थ्रोम्बस जो है वो डिफरेंट होगा, जबकि आपका वीनस थ्रोम्बोसिस जो है उसका जो आपके पास क्लोट है वो बेसिकली क्लोटिंग फैक्टर में किसी इशू की वजह से जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, सो दोनों में जो है वो हमारे पास डिफरेंस है। उसके बाद आपके पास ये जो है ना कि आपके पास बेसिकली प्लेट हीमोस्टेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ ताकि जब हम आगे पढ़ रहे हो तो आप लोग को डिफ़िकल्टी ना हो। सबसे पहले आपके पास क्या होता है कि आपके पास जब भी कोई ब्लीडिंग होती है, कोई वेस्कुलर इंजरी हो गया, तो सबसे पहले तो वहाँ पे होती है वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो स्पाज्म। वो क्या करता है कि आपके पास जो भी कट कोई भी इंजरी है ना, उससे जो एक्सेसिव ब्लड की लीकिंग है ना उसको प्रिवेंट करता है ताकि वो ज़्यादा ब्लड वहाँ से लीक आउट ना हो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास प्लेटलेट जो है वो एक्टिवेट होता है, प्लेटलेट उस जगह पे जाके डिपॉजिट होना शुरू होता है और वो प्रिवेंट करते हैं, यानी एक तरह से फिजिकली बिल्डअप हो जाता है और प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड का आउटफ्लो जो है वो कम हो जाए। उसके बाद वो एग्रीगेट होता है वहाँ पे, फिर फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, आपके अल्टीमेटली क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम जाएंगे मेन जो हमारी दो ड्रग्स हैं जो कि हमने इस चैप्टर में करनी है। एक आपके पास है हेपरिन और दूसरी है आपके पास वारफरिन। ये दो ड्रग्स हमारे कंटेंट की हैं और हमने इन्हीं दो को जो है वो कवर करना है। सबसे पहले आ जाती है आपके पास हेपरिन। हेपरिन आपके पास क्या है, एक एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, हेपरिन आपके पास क्या है, एंटीकोएगुलेंट है। ये आपके पास इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होता है। हेपरिन का जो काम करने का तरीका है वो वारफरिन की निस्बत थोड़ा अलग है और इन दोनों की जो है वो मतलब यूजेबिलिटी भी या इंडिकेशन भी थोड़ी सी हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। सबसे पहले आता है आपके पास हेपरिन। हेपरिन जो है वो आपके पास क्या होता है, इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होता है। ये आपके पास रैपिडली एक्टिंग एंटीकोएगुलेंट है। ठीक है, यानी आपकी थ्रोम्बस की फॉर्मेशन को फ़ौरन से क्या करेगा, हिंडर करेगा। अब हमारे पास जो हेपरिन है ना वो डिफरेंट टाइप्स में जो है वो अवेलेबल होते हैं। एक आपके पास जो है वो एनॉक्सीपेरिन है। ठीक है, एक आपके पास जो है डेल्टा पेरिन है। ठीक है, यानी ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एडवांटेजेस एंड इंडिकेशंस के साथ आपके पास अवेलेबल होती है। क्या होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है जो मैंने भी आप लोग को बताई हैं। एक आपके पास क्या है, एनॉक्सीपेरिन, दूसरी आपके पास क्या है, डेल्टा पेरिन है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम थोड़ा सा देखें कि काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो जो आपके पास हेपरिन है ना वो बेसिकली आपके एंटीथ्रोम्बिन 3 के साथ जो है वो बाइंड करती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या कर प्रोवाइड करती है, आपके एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके थेराप्यूटिक यूज़ पे। थेराप्यूटिक यूज़ जो है वो बेसिकली यानी हम किन किन कंडीशन में जो है वो इसको यूज़ करेंगे। ये बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग क्लॉट है तो उसकी फर्दर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करेगा, यानी बने हुए क्लॉट को तोड़ेगा नहीं बट उसकी फर्दर उसके साइज़ की इंक्रीजिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। और दूसरा ये है कि
किसी क्लॉट के बनने से पहले जो है वो उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। यानी आपके पास कोई क्लॉट बन गया है तो उसकी फर्दर एक्सपेंशन को प्रिवेंट करेगा, और जो है वो ऑलरेडी अगर इन केस अभी थ्रोम्बस बना ही नहीं तो उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। उसके बाद आ जाए आप लोग के हमारे पास इन ड्रग्स के हमारे पास एडवांटेजेस क्या हैं। जो आपके पास हेपरिन है ना, उसका बेसिक एडवांटेज ये है कि आप उसको प्रेग्नेंट फीमेल में दे सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। सो दैट इज़ एन एडवांटेज कि आपने अगर जो है वो कोई एंटी कोएगुलेंट या एंटी क्लोटिंग सब्सटेंस किसी फीमेल को देना है और एंड शी इज़ प्रेगनेंट, सो आपकी जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो क्या होगी, सॉरी ड्रग ऑफ चॉइस है आपके पास क्या होगी, दैट विल बी हेपरिन। अब अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो बेसिकली ना आपने इसमें जो मेजर चीज़ याद करनी है वो है आपके पास इसकी हाफ लाइफ, ठीक है। जो हाफ लाइफ हमारे पास हेपरिन का है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर है, बट इसकी रेंज अगर हम टिपिकली डिस्कस करें सो दैट विल बी 3 to 12 आवर, ठीक है। और ये तो हमें पता है कि आपके पास क्या है, इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। आप इसको इंट्रावेनसली भी दे सकते हो और सबकट भी दे सकते हो। ये दो चीज़ें आपने यहाँ से याद रखनी है। एक कि इसको इंट्रावेनस और सबकट दे सकते हैं, और दूसरा ये कि 1.5 आवर और जो अप्रोक्सीमेटली है वो 1.5, और अगर पूरी रेंज की बात करें तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो 3 to 12 आवर है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। मैं आप लोगों को जो मेजर पॉइंट बताए ना, आप लोगों को जस्ट वही याद करने हैं। इतनी लंबी फार्माकोकाइनेटिक्स ना आप पेपर में लिख सकते हैं और ना पेपर में इतनी शीट्स आपके पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास इसके एडवर्स अफेक्ट। जो एडवर्स अफेक्ट है ना आपके पास हेपरिन के, वो आपके पास क्या है कि डेफिनेटली अगर आपके पास ज़्यादा जो है वो यानी आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ हेपरिन एडमिनिस्टर नहीं की, सो दैट कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। तो पहला आपके पास क्या इसका एडवर्स इफेक्ट है, वो आपके पास एक्सेसिव ब्लीडिंग। दूसरा ये है कि क्योंकि ये आपके पास एक तरह का जो है वो आउटवर्ड सोर्स से आपने इसको ओरिजिनेट किया होता है, सो इट कैन लीड टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन योर बॉडी, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या कर सकती है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर सकती है। इसके अलावा जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को लीड कर सकती है, यानी आपके पास नॉर्मल जो थ्रोम्बोसाइट है उनकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट ड्रग पे। हेपरिन हमने देख ली, उसके बाद हम मूव करते हैं वारफिन पे। सो वारफिन जो है वो भी आपके पास क्या है, एक एंटी कोएगुलेंट है, ठीक है। अब इसका काम करने का तरीका थोड़ा ऑपोजिट है। ये क्या करती है, ये जो विटामिन के के साथ जो है वो वर्कआउट करके, यानी विटामिन के को एंटागोनाइज करके, विटामिन के क्या है आपका एक तरह का जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है। सो ये विटामिन के ऑपोजिंग में काम करके आपकी एंटी कोएगुलेंट फंक्शन को मेंटेन करती है। ओके अब जब भी आपने वारफिन देनी है ना, सो उसका आपके पास क्या होता है, गोल एक जो है वो सर्टेन रेंज होती है आईएनआर की, वो आपने मेंटेन रखनी है। अब आईएनआर क्या होता है आपके पास, ना हम ब्लड जो है वो क्लोटिंग टाइम और ब्लड जो है वो, यानी आपकी एक तरह की लैब वैल्यूज़ होती है जो हम चेक करते हैं। पीटीए पीटीटी आप सबने सुना होगा, ठीक है। आपके पास थ्रोम्बिन टाइम जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो हम चेक करते हैं, यानी ब्लड कितनी देर में क्लोट होता है, उसका ब्लीडिंग टाइम, उसका क्लोटिंग टाइम, ये सारा हम चेक करके एक आईएनआर रेशियो निकालते हैं। आईएनआर रेशियो जो है वो एक नॉर्मल पर्सन में हमारे पास क्या होती है, 1, ठीक है। यानी दोनों की एक आपका 13/30, तो आपके पास नॉर्मल 1 से लेके 2 तक यानी 1.5 इस तरह से रेंज होती है आपका। जब हम वारफिन थेरेपी देते हैं तो हमारी टिपिकल रेंज होती है 2 to 3, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको जो है वो वारफिन थेरेपी उसकी कंटिन्यू रखते हैं। बट अगर जो है वो आईएनआर 2.5 से 3.5 से, मतलब 2.5 से लेके 3.5 से क्रॉस कर रहा है, उससे आउटर जा रहा है, तो हम फ़ौरन उसकी जो थेरेपी है उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया कि ये क्या करता है, ये आपके विटामिन के एंटागोनाइज में काम करता है, यानी आपकी विटामिन के एंटागोनिस्ट में काम करता है, और अल्टीमेटली आपकी जो क्लोटिंग है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके विटामिन के क्लोटिंग फैक्टर और वारफिन क्या है, एंटीकोएगुलेंट के तौर पे अल्टीमेटली काम करेगा। पीक इफेक्ट हम देखें, पीक इफेक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वो देखना है। पीक इफेक्ट जो है वो डिले हो सकता है अप टू 72 to 96 आवर। अब आ जाइए इसके थेराप्यूटिक यूजेस पे। तो थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डीवीटी एंड पीई। जो डीवीटी है वो क्या है आपके पास, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, और पीई क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन दोनों की प्रिवेंशन के लिए भी और उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, हम वारफिन को देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रोक प्रिवेंशन,
यानी फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को स्ट्रोक का जो है वो रिस्क है, तो उसको भी हम स्ट्रोक के प्रिवेंशन के लिए एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऐसा पर्सन जिसको प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व लगे, यानी आपके पता है ना, आपको हार्ट वॉल्व होते हैं चार, आपके माइट्रल वॉल्व होता है, ट्राइकेस्पिड बाइकेस्पिड, तो उन वॉल्व्स में अगर किसी को जो है वो आर्टिफिशियली हमने प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाया हुआ है, तो उस केस में हम पर्सन को जो है वो एंटीकोएगुलेंट देते हैं, ताकि उनकी जो वेसल है उनमें क्लॉट फॉर्मेशन ना हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे। तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ये हमारे पास यूजुअली इसकी 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि वार्फिन जो है वो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन के साथ बहुत अच्छे से बाइंड होता है, इसलिए सीएसएफ में, ब्रेस्ट मिल्क में और यूरिन में ये जो है वो आपके पास नहीं जाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वहाँ पे। देन आ जाते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट पे। एडवर्स इफेक्ट में क्या है, एडवर्स इफेक्ट में माइनर जो है वो ब्लीडिंग जो है वो आपको लीड कर सकते हैं। जब भी आप वार्फिन अगर कभी आपने देखी हो ना, तो वार्फिन जो है उसके ऊपर ब्लैक बॉक्स वार्निंग होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग रिस्क इसका हाई है। अगर आपने प्रॉपर जो है वो मेंटेनेंस के साथ इसका इंटेक नहीं किया, तो आपको ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है। सो जो है वो आपने वार्फिन को देते हुए ब्लीडिंग रिस्क का जो है वो सर्टेन ख्याल रखना है कि पर्सन को जो है वो ब्लीडिंग का बहुत हाई रिस्क है, तो उसको वो ब्लीड ना कर जाए और वो जो है वो अल्टीमेटली इशू कॉज कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई स्किन लेयन है, या मतलब स्किन लेयन कॉज कर सकता है आपको, जो है वो नेक्रोसिस कॉज कर सकता है। ये एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है आपकी वार्फिन थेरेपी की। यानी अगर आपने प्रॉपर मोनिटरिंग नहीं की वार्फिन लेते हुए पर्सन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम वार्फिन ले रहा है, सो इन दैट केस चाहे एक रेयर तरह की कॉम्प्लिकेशन है, जो कि आपके पास क्या होता है, स्किन में जो है वो एबनॉर्मेलिटीज एंड लेयंस डिवेलप हो जाते हैं, और जो है वो आपके पास नेक्रोसिस को लीड कर देता है। आपके पास जो है वो पर्पल टो सिंड्रोम है, ये भी आपके एक एबनॉर्मेलिटी। ये पर्पल टो सिंड्रोम को अच्छे से हाईलाइट कर लिया, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, पर्पल टो सिंड्रोम, ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये क्वेश्चन जो है ना, आपने एंटीबायोटिक्स में ये दो पढ़े होंगे, तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपको एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। पर्पल टो सिंड्रोम बेसिकली एक रेयर पेनफुल कंडीशन होती है, जिसमें आपके ना जो टो है ना, वो ब्लूइश पर्पल इस तरह का उनका टिंट आ जाता है, यानी उनका कलर इस तरह का हो जाता है। वो होता क्यों है? वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल के प्लॉक की वजह से होता है। यानी आप वार्फिन थेरेपी होते हो, कोलेस्ट्रॉल प्लाक होता है, तो वो अल्टीमेटली आपको पर्पल टो सिंड्रोम लीड कर देता है। तो ये दो ड्रग्स थी जो हमने इस चैप्टर में से करनी थी। एक आपने जो है वो करनी थी हेपरिन, और दूसरी आपने करनी थी वार्फिन। इतना सा आज का हमारा जो है वो लेक्चर है। यहाँ तक आप लोगों को मसला है तो हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं या मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाया था एनीमिया। तो हीमोलिटिक सिस्टम में एनीमिया रिलेटेड सारी ड्रग्स आ गई थी, और बाकी जो एंटीकोएगुलेंट्स रह गई थी वो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो यहाँ तक हमारा जो हीमेटोलॉजिकल सिस्टम है वो आप हमारा कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।